Good morning to all of you. And our today's topic is postulate of Bohr atomic model. आज का जो टॉपिक है कौन सा है? पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. बोहर एटॉमिक मॉडल होता क्या है, क्या क्या एक्सप्लेन किया था, हमें वो डिस्कस करना है. प्रीवियस लेक्चर में हमने बाकी का टॉपिक डिस्कस किया है, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो इसके अंदर का एक पार्ट बचा हुआ है, तो उसे आज डिस्कस करते हैं. तो देखो बोहर एटॉमिक थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें डेवलपमेंट हिस्ट्री समझनी पड़ेगी एटम की कैसे थी. देखो हमारे पास डेवलपमेंट हिस्ट्री जो थी एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन. डाल्टन के अकॉर्डिंगली एटम कैसे था? ऐसा स्पीयर था एक. क्या था? एटम इज अ स्पीयर. ओके. उसके बाद में आया था हमारे पास कौन? जे थॉमसन. जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था? क्या था? वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल था. इसके बीच में क्या था? यहाँ पे पूरा रेडिश पार्ट था. मतलब ये वाटरमेलन अगर होता है तो इनके बीच में क्या होगा? रेडिश पार्ट होगा ना यहाँ पे रेडिश पार्ट. तो ये क्या है यहाँ पे? और इसके अंदर क्या होता है? एम्बेडेड सीड्स होते हैं. सीड्स मतलब क्या है हमारे पास? सीड्स मतलब इलेक्ट्रॉन. सीड्स मतलब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. और जो प्रोटॉन होते हैं क्या होते हैं? रेडिश पार्ट जो होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. उसके बाद में जो थ्योरी थी हमारे पास वो कौन सी थी? वो थी रुदरफोर्ड. रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली प्रोटॉन यहाँ पे होता है और इलेक्ट्रॉन से घूमता है, पर उसके पाथ के बारे में कुछ पता नहीं था. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ऐसे घूमते. और इसके बाद में हमारे पास आता है बोहर एटॉमिक मॉडल. बोहर एटॉमिक मॉडल. बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या है? ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फिक्स पाथ में रोटेट करेगा. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फिक्स पाथ में फिक्स रेडियस के साथ रोटेट करते हैं. तो ये डेवलपमेंट हिस्ट्री थी किसके लिए? एटम के लिए. ये एटम की क्या थी? डेवलपमेंट हिस्ट्री, जिसके अकॉर्डिंगली एटम का पार्ट कुछ ऐसे बनते जाता है. तो ये हमारे पास बन के आता है बोहर एटॉमिक थ्योरी. ये इंपॉर्टेंट केस है, हमें इसके पोस्टुलेट डिस्कस करने की. यहाँ पे होता क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या एक्सप्लेन किए थे. तो देखो पार्ट आता है हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी. कौन सा पार्ट है हमारे पास? बोहर एटॉमिक थ्योरी के लिए. बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर ये वाला हमारा प्रोटॉन. प्रोटॉन के अगल बगल में क्या होगा? पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल. ये क्या हुआ? यहाँ पे सेल है. सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कुछ इससे इस तरह से क्या होते हैं? अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. ये किसने कहा था? बोहर एटॉमिक मॉडल ने. तो हमें डिस्कस करना है इसके पोस्टुलेट क्या है. पोस्टुलेट, हम फर्स्ट पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल का. देखो बोहर एटॉमिक मॉडल का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो होता है द इलेक्ट्रॉन इन अ atom moves around the nucleus. Electron in an atom moves around nucleus. nucleus के अराउंड में क्या होता है? रिवॉल्व करता है. in one of fixed orbit. in one of fixed orbit. उसका ऑर्बिट क्या होता है? in one of
मेनी पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस पॉसिबल सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स रेडियस, या तो फिक्स ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व करता है, या तो फिर हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे इन वन ऑफ सर्कुलर पाथ विथ फिक्स रेडियस। उसका रेडियस क्या होता है? फिक्स्ड होता है। पाथ विथ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, इसका रेडियस और एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। देयरफॉर रेडियस ऑफ पाथ या सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है ये होता है Rn इज इक्वल टू 0.52 R0 की वैल्यू आ गई, यहां पे आएगा n स्क्वायर, क्या आएगा? n स्क्वायर पिकोमीटर। ये है हमारे पास रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्या ये रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है? वहां पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर लेते, फॉर R0 की जो वैल्यू होती है ये होती है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 52 पिकोमीटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द रेडियस। इसका रेडियस कितना होगा? न्यूक्लियस से उसका ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और सेकंड केस है हमारे पास, यहाँ पे देखो हमें ढूंढना है यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है। तो हमने यहाँ पे रेडियस का पार्ट डिस्कस कर लिया। देखो रेडियस के साथ साथ हमें डिस्कस क्या करना है यहाँ पे? इसकी एनर्जी कितनी होती है? तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2. एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इन ब्रैकेट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इतना क्या होता है यहाँ पे? इसकी एनर्जी होती है। और यहाँ पे जब हम निकालते हैं, ये किसके लिए है? फॉर अ हाइड्रोजन एटम। हम डिस्कस करें फॉर हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन। बाकी के लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर अदर एटम क्या होगा? Rn इज इक्वल टू 0.52 n स्क्वायर अपॉन z। z मतलब होता है वेयर z इज एटॉमिक नंबर। ओके, z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और n क्या है यहाँ पे? ना नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी होते हैं यहाँ पे मोल का कुछ पार्ट ही नहीं है। शेल नंबर कि कौन सा शेल है या कौन सा ऑर्बिट है, रिप्रेजेंट द ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट और शेल नंबर। ओके, नोट डाउन दिस। तब तक मैं सेकंड पोस्टुलेट लिख देता हूं आपको यहाँ पे। पोस्टुलेट सेकंड है एनर्जी ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विथ टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी of a radiation absorbed or emitted by the is occur between the two transition state, that is the different in their energies. Frequency of radiation absorbed or emitted, frequency of radiation absorbed
और इमिटेड इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। मतलब यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन एच। तो इसको लिखा जाएगा म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच।
देखो जो कॉन्सेप्ट आता है ना बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी के लिए, बोर एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम, ये किसके लिए था? हाइड्रोजन एटम के लिए था। ये जो पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए, ये है अदर एटम्स के लिए। अदर एटम्स के लिए आता है तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे भी हम जेड से डिवाइड कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। उसके भी जेड की वैल्यू 1 ही होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ऐसा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। पर फेल्योर था कुछ इसके अंदर कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने बाकी सब्सटेंस के लिए एक्सप्लेन नहीं किया था। जैसे कि उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एक्सप्लेनेशन दिया था। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे स्पीसीज के लिए ही ये क्या था? एक्सप्लेनेशन था। देखो यहाँ पे पोस्टुलेट क्या थे, जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस से फर्स्ट रेडियस का जो यहाँ पे दिया है हमारे पास सर्कल दिया है, उसका रेडियस कितना होगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा। मतलब यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है ना, ये इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, ये जो सेकंड सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कितना होगा, थर्ड सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कितना होगा, क्योंकि ये फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड में, वो फिक्स ऑर्बिट में करते हैं। कौन से ऑर्बिट में करते हैं? फिक्स ऑर्बिट के अंदर। उसका ऑर्बिट चेंज नहीं होता है, उसके पास एनर्जी होती है वो भी फिक्स होती है, और रेडियस जो होता है वो भी फिक्स होता है। तो इस रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा रेडियस के लिए फॉर्मूला है? Rn इज इक्वल टू 0.52 n स्क्वायर। किसके लिए? ये फॉर हाइड्रोजन। अदर के लिए अगर यूज करना हो तो Rn इज इक्वल टू 0.52 n स्क्वायर अपॉन, सिर्फ इसको क्या करना है, पूरे टर्म्स को लेते तो भी चलेगा, z से डिवाइड करना है। z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ओके, ये फॉर्मूला था कि रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है थर्ड शेल का, किसका? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन थर्ड शेल, उसका रेडियस चाहिए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो R3 निकलेगा ना, R3 निकलेगा तो यहाँ पे क्या पुटअप होगा? 3 पुटअप होगा। तो मतलब यहाँ पे हम 0.52 इंटू 3 स्क्वायर करेंगे, इसका जो भी आंसर आता है वो क्या निकलेगा? उसका रेडियस निकलेगा। तो ये पहला पोस्टुलेट था यहाँ पे। सेकंड केस में देखो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड केस में एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी भी फिक्स होती है। तो एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है? एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ऑर्बिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? -2.18 इंटू 10⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यह आता है जूल के अंदर। एनर्जी किसमें होती है? एनर्जी ना जूल, जूल में एनर्जी फाइंड आउट की जाती है, जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। n क्या है यहाँ पे? ऑर्बिट और शेल नंबर। फर्स्ट नंबर का शेल है, सेकंड नंबर का है, थर्ड नंबर का है, फोर्थ नंबर का है, उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर दैट देखो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब ऑर्बिट की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। मतलब सुबह 10 बजे कुछ है, 12 बजे कुछ अलग होगी, ऐसे होता है क्या? नहीं है। आपका सुबह का लेक्चर अलग होता है, दोपहर का लेक्चर अलग होता है, ऐसे उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड, जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की, एब्जॉर्ब किए हुए रेडिएशन की या तो इमिट किए हुए रेडिएशन की, ये क्या होती है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये किसकी इक्वल होती है? दो ट्रांजिशन स्टेट के इक्वल होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या हो गए? ये जो एनर्जीज है ना, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है ना, एनर्जी लेने के बाद जंप कर जाता है, तो इनके बीच का जो ट्रांजिशन स्टेट है, डिफरेंस है एनर्जी का, उसके इक्वल क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। इट इज नॉट द वी, मैंने लास्ट टाइम में बताया था आपको, ये वी नहीं है, ये क्या है? न्यू है। ओके, न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। तो यहाँ पे क्या होगा? ई इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला मिलता है, डेल्टा ई का मतलब होता है डिफरेंस, दो लेवल के बीच का डिफरेंस, दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस। और किसका डिफरेंस है? ये एनर्जी का डिफरेंस है। आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर फिफ्थ पोस्टुलेट है। और ये पोस्टुलेट क्या है? इस केस के अंदर जो हमारे पास पार्ट आता है वो पार्ट रिप्रेजेंट होता है यहां पे देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of an electron is equal to multiple integral of
मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम आपका फिजिक्स में पार्ट हुआ होगा। एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं या मोमेंटम किसे कहते हैं, उतना भी पता चल गया तो ये मिल जाता है। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आता है एन अपॉन 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। एंगुलर मोमेंटम का और भी फॉर्मूला आता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये एक सेकंड फॉर्मूला बन के आता है जहां पे हमने इसको पुटअप किया है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पुटअप किया है। वेयर एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 4 ऑनवर्ड। ओके, तो ये है हमारे पास पार्ट फॉर एंगुलर मोमेंटम। आपको मोमेंटम पता होगा, मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट। एक्चुअली मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज द मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम टमाटम टम क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंटम। सुना है ना आपने मोमेंटम, किस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड होता है मोमेंटम, नहीं मोशन के लिए तो होता है, पर कहा क्या होता है, मतलब कैसे कैसे समझिए मोमेंटम। हाँ, स्पीड मान के चलिए, स्पीड डिस्टेंस, हाँ यहाँ से यहाँ तक दूरी डिस्टेंस होती है। स्पीड कितने तेजी से भाग रहा है, स्पीड होती है। मोमेंटम क्या होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, एक फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है। वर्क क्या होता है, किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करे और दूर जाती है तो वर्क डन होता है। मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंटम, डू यू नो द मोमेंटम, किसको पता है, हाँ अब फिजिक्स के मैम को पूछो, तुम मुझे बताओ। नेक्स्ट थर्सडे मुझे चाहिए हाँ मोमेंटम क्या है, तो बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। तो यहाँ पे देखो पार्ट क्या आता है हमारे पास, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। देखो एन एच अपॉन 2 पाई मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला आता है, देखो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब क्या हुआ, ऐसे सीधा जा रहा है ना स्ट्रेट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, ये होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, क्या होता है ये, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी के केस के अंदर अगर लीनियर तो स्ट्रेट है ना, ऐसे चल रहा है। सर्कुलर होगा तो इसका रेडियस आता है, यहाँ पे पार्टिकल होगा, देखो पार्टिकल ऐसे भी चल रहा है ऐसे भी चल रहा है। ये एक तार है, तार को हमने गोल कर लिया, अभी रेडियस आ गया, आर हो गया। इस पार्टिकल को मास है और ये दौड़ भी रहा है, भाग रहा है, मतलब वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे इसका रेडियस है, ये क्या होगा, अगर सर्कुलर मोशन में जाता है तो एंगुलर कहलाता है। क्या कहलाएगा, एंगुलर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, एल इक्वल टू एम डॉट वी डॉट आर डॉट एम वी आर। क्या आएगा ये, एम वी आर। तो ये एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका मैंने पार्ट आपको नहीं बताया कि होता क्या है मोमेंटम, वो आपको ढूंढना है अभी। देखो ये एक पार्ट लिख लो, फिर इसके न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, नोट डाउन।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन H12, He2 and He plus, and which of these are hydrogen like species, like हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हमें ये फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज कौन सी होती है। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन, लिख लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो और बाद में देखो इधर। सॉल्व करना आता तो सॉल्व करो, नहीं आता तो फिर देखो। हो गया, इधर लास्ट बेंच हो गया, लिख के देखो फिर इधर। अभी यहां पे देखो हमारे पास क्या क्या दिया है। पहला गिवन है हमारे पास H12। देखो H12 का मतलब क्या होता है, H12 मतलब यहां पे नीचे के साइड में जो गिवन होता है ये होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होते। सेकंड देखो, पहला कितना आया यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन आया है। सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है He प्लस। देखो He प्लस का कोई भी पार्ट यहाँ पे नंबर वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, हीलियम का 8वें नंबर कितना है, 2, मतलब प्रोटॉन कितने हुए इसके पास, 2, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। देखो 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, बट इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन लॉस। चार्ज कितना है, +1 चार्ज है, +1 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन बचे हुए कितने, 1। और तीसरा पार्ट है हमारे पास यहां पे He के बाद He प्लस, सॉरी ये लिखना बाकी रहेगा ना, He2। तो He2 में क्या आता है हमारे पास, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। हमारे पास ये मिल गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, तो एक इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। सेकंड ये पार्ट पूछा है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन सी है। क्या पूछा है यहाँ पे, हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज कौन सी है, इसे हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, और यहां पे जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आती है वो कौन सी है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। देखो जिनके पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब होता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनको कहा जाता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कंटेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसे कहेंगे, कंटेन सिंगल, कंटेन सिंगल, क्या हो जाता है, कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल कौन से यहां पे, H12 एंड He प्लस, ये 2 क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज को लिखना है। ओके, नोट।
देखो सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडिएशन एनर्जी, कैलकुलेट रेडियस एंड कैलकुलेट रेडिएशन एनर्जी associated with कैलकुलेट रेडिएशन एनर्जी एसोसिएटेड विथ किसके साथ लेंगे, ठीक है He+। हमें इसके लिए क्या निकालना है, रेडियस एंड एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी एंड रेडिएशन को रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, गिवन स्पेसिस कौन से है हमारे पास, स्पेसिस है He+। का एटॉमिक नंबर कितना है, एनर्जी एसोसिएट विथ फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। कौन सा ऑर्बिट है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑर्बिट दिया है ना, n इक्वल टू क्या होगा 1, और z कितना आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द z की वैल्यू 2 है, क्यों अथर्व, z की वैल्यू 2 क्यों ली, ऑर्बिट 1 है तो, स्टैंड अप, z की वैल्यू 2 क्यों ली, ऑर्बिट तो 1 है ना पहला, तो z 2 क्यों लिया हमने, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 2 है उसका, इसलिए हमने क्या लिया, z की वैल्यू 2 ली। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे होगा, पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व होता है हमारा, फॉर रेडियस के लिए क्या होगा, r n फॉर्मूला है ना, बाय फॉर्मूला लिखेंगे पहले, बाय फॉर्मूला, यहां पे आएगा Rn इज इक्वल टू 0.52 n स्क्वायर अपॉन Z P डॉट M डॉट पिकोमीटर, PM कहते हैं, P डॉट M डॉट नहीं होता है वो, PM होता है, पिकोमीटर कहलाता है। बस वैल्यू पुटअप करना है, कितना है यहाँ पे रेडियस R1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है ना, तो 0.52 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2, R1 इक्वल टू समथिंग समथिंग PM, इस समथिंग समथिंग PM को निकालो आप। और दूसरा पार्ट निकालना है आपको एनर्जी, सेकंड पार्ट में एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं, एनर्जी एसोसिएटेड इन फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट एनर्जी एसोसिएटेड इन फर्स्ट ऑर्बिट, इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी जो एसोसिएट होती है वो क्या होती है, तो इस केस के अंदर जो एनर्जी एसोसिएट होगी वो पार्ट आएगा हमारे पास En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू j। बस वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है इसे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके दे देता हूँ, आप टेंशन मत लो, आपके दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, z 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, करो सॉल्व, E1 इक्वल टू कितना आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 4, बस 4 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, then you can get the again something answer in Joule, okay, fine।
देखो यहाँ पे पिकोमीटर की जो वैल्यू है ना, किस में दी है? 52.9 दी है। ठीक है, मैं चेंज कर दूँ फिर इसे? हाँ हाँ, तो फिर पहला वाला फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? इसको चेंज कर लो। मे बी बाय मिस्टेकली हुआ होगा। 52.9 लिखना है और यहाँ पे भी 52.9 लिखना है। इसके पहले भी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। यहाँ पे लिखा था क्या फॉर्मूला पिछले स्लाइड में? तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। इस स्लाइड पे जाना है, 52.9 लिखना है। तो पहले क्यों नहीं बताया? 52.9 लेना है वहां पे और अभी सॉल्व करना है। एनर्जी आ गई क्या? इसकी एनर्जी की वैल्यू मिल गई क्या? एनर्जी में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, एज इट इज सिर्फ वापस चेंज करना पड़ेगा आपको। 52.9 लेनी है वैल्यूज। हो गया? इधर हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी, कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी associated with second orbit of lithium +2। किसके लिए दिया है? लिथियम +2 के लिए। ओके, इसका पार्ट मैं कुछ गिवन लिख के देता हूं, बाकी के आपको दोनों भी पार्ट सॉल्व करने हैं। तो गिवन में क्या आएगा? सेकंड ऑर्बिट, मतलब n की वैल्यू होगी 2 और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? Z फॉर Li+ इज इक्वल टू 3। तो आपको जो Z की वैल्यू होगी ये पुटअप करना है वहां पे। हाँ, जो भी आएगा उसको निकालो।
हो गया रे? सॉल्व करके हुआ क्या चंगू मंगू? हो गया? देखो यहां पे सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पे क्या होगा, आर एन निकालना है ना हमें सबसे पहले, तो 52.9 क्या आएगा यहाँ पे, एन स्क्वायर बाय जेड, तो आर एन इक्वल टू 52 पॉइंट, हाँ कौन सा चाहिए आर एन, मतलब कौन से शेल के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, ऑर्बिटल कौन सा है, सेकेंड है ना, तो यहाँ पे आएगा आर टू इक्वल टू 52.9 इंटू एन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 3, बस इसको मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड करो, सिंपली सॉल्व होता है। 52.9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये वैल्यू आप पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो लिख दो, और वो आंसर किस में लिखोगे आप, पीएम में, पिकोमीटर। ओके, हो गया पहला लिख के, पहला सॉल्व हुआ। सेकंड एनर्जी कैसे आएगी फिर, सेकंड एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड में क्या आएगा, देखो En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल में आएगा, तो देयरफॉर En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, यहाँ पे वैल्यू पुटअप होगी, वैल्यू पुटअप होगी इसमें 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व होगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आएगा जूल में। सॉल्व करना था, आपने सॉल्व किया या नहीं किया, आई डोंट नो, किया क्या, कितना आया इसका, इसका डिवाइडेशन किया गया सब कुछ, क्या किया सॉल्व, बताओ जल्दी क्या आएगा एन की वैल्यू, शुभंकर यस, -4 टिम्बू 905 इंटू 10 टू द पावर -18, व्हाट इट, ये आएगा जूल, तो ये हो गई आपकी वैल्यू फॉर EM। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड रेडियस, ठीक है, रेडियस के साथ साथ डिफरेंस भी ले लेते कुछ, तो फाइंड रेडियस एंड, अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करते, फाइंड रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम के जगह पे लेंगे बेरियम, बेरियम +3, बेरियम +3 दिया है यहाँ पे, तो एंड एनर्जी एसोसिएटेड बाय सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज, एंड एनर्जी एसोसिएटेड बाय सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो होती है यहाँ पे लेंगे माइनस, जो कुछ होगी देखेंगे, देखो एक एनर्जी हम ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी एक वैल्यू XYZ, 3.90 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, इसके लिए सॉल्व करना है अभी। अथर्व क्या हुआ,
देखो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, पहला केस तो सेम है आपको सॉल्व करने के लिए। देखो पहले केस में क्या है यहाँ पे, फाइंड द रेडियस ऑफ अ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करना है फॉर बेरिलियम ना, फॉर बी प्लस 3। तो इसका z कितना आया 4, और ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिट n इक्वल टू वो भी 3 है, थर्ड ऑर्बिट के लिए दिया है ना। तो देयरफॉर रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर रेडियस Rn इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन z pm, देयरफॉर R3 इज इक्वल टू 52.93 स्क्वायर बाय 4 pm। बातें क्यों कर रहे हो रे आप, बस इसको सॉल्व करना था। R3 3 का स्क्वायर कितना होता है, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 pm। तो R3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसमें से जो आएगी वो लिखो, ये मिल गया pm। इसके बाद में आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ट्रांजिशन स्टेट के लिए फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई की वैल्यू पता है, नहीं पता है, पता है, और एच की वैल्यू पता है, एच कांस्टेंट होता है। एच क्या है, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू द पावर -34 जूल सेकंड, ये वैल्यू होती है उसकी। तो ये वैल्यू हमें पुटअप करनी है, यहाँ पे पुटअप करनी है, न्यू इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू है -3.90 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन, आगे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। करो सॉल्व न्यू को।
भयंकर हुआ क्या, वैल्यू क्या निकली इसकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या निकली, -5.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्स में आ गया, तो प्लस आएगा ना 15 हर्ट्स, तो ये क्या होगी इसकी वैल्यू, 16 है, 15 है, 16 है, हाँ ये टिम्बो इधर उधर शिफ्ट किया होगा तो उसकी वजह से हो सकता है। देखो तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा, क्या कौन हो गया लिख के। देखो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है लाइक एज अ डी ब्रोलाई हाइपोथेसिस, उसके कुछ कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्वांटम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करते हैं, जो भी पार्ट हमारा कवर होगा उसको कवर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।